नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, देसी भाषा से या प्राकृत भाषा से या सभी से? ये देसी भाषा है, देसी भाषा। तो अपभ्रंश का विकास प्राकृत भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पहले है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, तब है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तब पाली भाषा का विकास हुआ, पाली भाषा, तब प्राकृत भाषा, प्राकृत से क्या हुआ? अपभ्रंश का निर्माण हुआ। अपभ्रंश से अवहट हुआ, अपभ्रंश से अवहट हुआ, अवहट से पुरानी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। तो भाषाओं का क्रम इस प्रकार निर्धारण हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है? पतंजलि हैं। तो पतंजलि तो योग दर्शन के प्रणेता हैं। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि हैं। और हेमचंद्र अपभ्रंश भाषा के व्याकरण है। अपभ्रंश भाषा के व्याकरण कौन है? हेमचंद्र हैं, अपभ्रंश का व्याकरण लिखने वाले। और पाणिनि संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखने वाले हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखने वाले कौन है? महर्षि पाणिनि है। जबकि पाली भाषा के व्याकरण लिखने वाले महर्षि कात्यायन है और मोंगलायन है। और कौन है? मोंगलायन है। यह दो ऋषि मिलकर पाली भाषा का व्याकरण लिखे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देवनागरी लिपि का विकास ज, ग, क आदि ध्वनियाँ कहाँ से आई? तो देवनागरी, देखिए अगर यहाँ पे नुक्ता चिन्ह ऐसे लगा रहता, नुक्ता चिन्ह लगा रहता तो यह फारसी भाषा के से आगत ध्वनियाँ होती, लेकिन इसमें नुक्ता चिन्ह नहीं लगा है तो यह संस्कृत भाषा से आई हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संस्कृत भाषा में महेश्वर सूत्रों से ये आई हुई ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 351 में या अनुच्छेद 349 में? तो अनुच्छेद 343 से 351 के अनुच्छेद में भाषा से संबंधित प्रावधान संविधान में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा पर सामाजिक सांस्कृतिक वहन का दायित्व सौंपा गया है। यह अनुच्छेद 351 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तीरछ है कि ये क्षरण है? झरण नहीं, ये क्षरण है। क्षरण है कि जंघा है कि धान है? तो तीरछ, झंघा और धान यह तद्भव शब्द है। यह तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वह होता है जो संस्कृत शब्द से आकर और उसका परिवर्तन हो जाए, वह तद्भव शब्द कहलाता है। और तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों को आज हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लो, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो क्षरण क्या है? एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विकल्पों में सार्वनामिक विशेषण है? तो उस व्यक्ति को बुलाओ। तो व्यक्ति क्या है? यहाँ संज्ञा है। तो संज्ञा की यह सर्वनाम के रूप में उस नहीं प्रयोग हुआ है। यह इसका विशेषण बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। उस व्यक्ति को बुलाओ तो व्यक्ति संज्ञा है और यह है उसका विशेष तो सार्वनामिक विशेषण। क्या वह
पुस्तक तुम्हारी है, तो वह क्या है, यहाँ पे पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो यह भी सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, यहाँ पे सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नहीं पूछा है तो लेकिन छत पर कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है, कोई, तो सर्वनामिक विशेषण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वही शब्द संज्ञा के जगह पे अगर प्रयोग हो तो वह सर्वनाम के रूप में लिया जाएगा, लेकिन संज्ञा के आगे प्रयोग हो सर्वनाम तो वह विशेषण के रूप में लिया जाएगा, इसीलिए उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसे देखा ना जा सके, सुना ना जा सके और छुआ ना जा सके, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं। तो निराकार मतलब बिना आकार वाला, बिना आकार वाला। निर्गुण भी बिना गुणों वाला, लेकिन अगोचर उसे कहेंगे। अदृश्य जो दिखाई ना दे, तो यहाँ पे एक, लेकिन अगोचर मतलब तीनों उसमें जुड़ जाएगा। देखिए निराकार है तो बिना आकार वाला, बस बिना आकार वाला होगा। निर्गुण बिना गुणों वाला होगा। अदृश्य जो दिखाई ना दे, लेकिन अगोचर में यह तीनों शामिल हो जाएगा कि जो जिसे देखा ना जा सके, सुना ना जा सके और छुआ ना जा सके, उसे एक शब्द में अगोचर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद हुआ है। तो अगर यह षड धन यंत्र होगा तब षड्यंत्र होगा, तो यह कट गया। सही संधि विच्छेद पूछा है सत धन मार्ग, तो यहाँ पे सदुमार्ग नहीं होगा, सन्मार्ग होगा, सन्मार्ग होगा, तो यह भी ऑप्शन कट गया। यश धन इच्छा, यशो इच्छा होगा, क्योंकि देखिए यश यहाँ पे और रहता या यह रहता, अगर अमौजूद रहता तब तो यस ऐसे के ऐसे यह प्रयोग हो जाता, यशा इच्छा हो जाता। लेकिन यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई का ओ बन जाएगा, लेकिन इसका संधि विच्छेद सही हुआ है, अधपतन का अधोपतन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विकल्प में सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो यहाँ पे देखिए स्व धन अभिमान, स्वाभिमान, तो स्व उपसर्ग है, स्व धन अवलंबन, स्वावलंबन स्व उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे सुधन आगत बराबर क्या होगा, स्वागत होगा, तो इसमें सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विकल्प में प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। तो धैर्य में नहीं रहे कि विराग, देखिए विधन राग, तो पूछा है किस विकल्प में प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो देखिए विधन राग वैराग्य, और यहाँ पे देखिए देव है तो वासुदेव श्री कृष्ण जी का नाम है, तो यह इसमें वासुदेव में कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है पूछा है। सम्मान, इसका फटाफट आंसर कीजिए। समधन मान, तो मान यहाँ पे मूल शब्द है, तो यहाँ पे प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे उपसर्ग है। सम क्या है, उपसर्ग है, लेकिन देखिए यह गलत होगा क्योंकि इसमें भी उपसर्ग है। विधन राग यहाँ पे मूल शब्द है, भी उपसर्ग है, तो इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, और यह प्रत्यय से निर्मित शब्द है पूछना चाहिए, नहीं है पूछा है, क्योंकि यह तो सारे उपसर्ग से बने शब्द है। यहाँ पे धैर्य है तो धीरज धन है धैर्य, तो इसका राइट आंसर यह होगा। यह धीरज यहाँ पे मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय जुड़ा है, और यहाँ पे विधन राग। अब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो इसीलिए इन तीनों में उपसर्ग मौजूद है, जबकि धीरज धन है इसमें प्रत्यय, किस विकल्प में प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं पूछा है पूछना चाहिए।
प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो धीरज धन है प्रत्यय से निर्मित शब्द है, यह उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो यह तीनों उपसर्ग से निर्मित है, जबकि धैर्य क्या है, प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से गुण का अर्थ नहीं है। रस्सी नहीं है, कि प्रत्यंचा नहीं है, कि कौशल नहीं है, कि स्थिति नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो देसी की है गुण का पर्यायवाची। गुण का अर्थ रस्सी होता है और रस्सी से ही धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाया जाता है, या इसे क्या कहते हैं, प्रत्यंचा कहते हैं। इसी प्रत्यंचा पे बाण चढ़ाया जाता है। तो रस्सी प्रत्यंचा से ही, रस्सी से ही प्रत्यंचा बनती है। और कौशल मीन्स भी गुण होता है कि उनके पास इस बात का कौशल है, यह गुण मौजूद है, इस गुण में वह पारंगत है। तो कौशल भी गुण का पर्यायवाची होगा, अर्थ होगा। लेकिन स्थिति गुण का अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस विकल्प में प्रथा है? प्रथा और प्रथा के सही अर्थ है कुंती रीति, अलग रिवाज, कुंती अलग, अलग कुंती, या ये भी दोनों। फटाफट आंसर कीजिए। तो आप लोगों ने गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण को सुना होगा, हे पृथा पुत्र अर्जुन। तो पृथा इसमें किसके लिए प्रयोग हुआ है? कुंती के लिए। कुंती पुत्र अर्जुन थे ना, तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते थे हे पृथा पुत्र अर्जुन। तो प्रथा का अर्थ हुआ कुंती, और प्रथा मतलब रीति रिवाज, रहन सहन। तो प्रथा क्या हुआ? रीति। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, तरवर की छायानुवाद सी, उपमा सी, भावुकता सी में अलंकार है। पूर्ण उपमा है, माल उपमा है, लुप्त उपमा है, अन्योक्ति है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो अन्योक्ति अलंकार में होता है कि जहाँ किसी को ताना मारा जाए, जिसमें किसी को ताना मारा जाए, जिस कविता के पंक्ति में, वह उस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार होता है। लुप्त उपमा होता है कि उपमा के 4 भेद हैं, उपमेय, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म। यह 4 उपमा के भेद होते हैं। तो लुप्त उपमा, इन चारों में से कोई अगर एक वाक्य में न रहे तो वहाँ पे लुप्त उपमा होगा। माल उपमा की एक ही उपमा के एक ही उपमान के, एक ही उपमेय के कई सारा उपमान हो, एक ही ये उपमेय के कई सारा उपमान हो, तो वहाँ पे मालोपमा होता है। पूर्ण उपमा मतलब यह चारों जिसमें मौजूद हो वहाँ पे पूर्ण उपमा होगा। तब मालोपमा, देखिए तरुवर की छाया सी, यहाँ पे देखिए कहीं भी उपमेय का प्रयोग नहीं हुआ है कि ये किस चीज़ का बड़ाई हो रहा है। तो तरुवर की छाया सी यह क्या है? उपमान है। उपमा सी यह भी उपमान है। भावुकता सी यह भी उपमान है। में अलंकार है, यह पता नहीं किस उपमेय का यह इतने सारे उपमान है। पता नहीं बाल का, किसी नायिका के बालों का वर्णन है कि क्या, कि तरवर की छाया से उनके बाल है, कि उपमा से उनके बाल हैं, और भावुकता उनके अंदर भरी हुई है। यह एक नायिका का ही इतने सारे उपमानों से उनकी तुलना किया गया है। तो यहाँ पे एक ही उपमान के कई सारे, एक ही उपमेय के कई सारे उपमान है कि तरवर सी मतलब तरवर माने वृक्ष, वृक्ष के छाया की तरह वह शीतलता को प्रदान करने वाली है। उपमा सी है कि किसी से भी उसका उपमा दे दे, चाहे चंद्रमा से, चाहे फूलों से, और भावुकता उसके अंदर भरी हुई है। तो एक ही उपमेय के अनेकों उपमान है। तो यहाँ पे वो माला के तरह घुसा हुआ है, मालोपमा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विचार वीथी किसका निबंध है? तो पहले चिंतामणि उपन्यास, चिंतामणि निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध पहले विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ, बाद में उसका नाम चिंतामणि पड़ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है विचार वीथी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कामना किसकी रचना है?
तो कामना, ध्रुव स्वामिनी, असगंध गुप्त, एक घूट, एक घूट, एक घूट यह हिंदी के प्रथम एकांकी भी माना जाता है। यह सब कामना जयशंकर प्रसाद जन्मेजय का कामना, एक घूट जन्मेजय का नाग यज्ञ और चंद्रगुप्त, असगंध गुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐसे अनेक नाटकों की रचना लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, तारीख किस भाषा का शब्द है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, तारीख किस भाषा का शब्द है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तारीख अरबी भाषा का शब्द है। तारीख अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभोज किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का उपन्यास है। महाभोज किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का है, मनु भंडारी का है, काशीनाथ सिंह का है। काशीनाथ सिंह का तो काशी काशी है, काशी का 80, काशी का 80। जयशंकर प्रसाद का तो जानते ही हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो यह महाभोज मनु भंडारी का है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरी पत्नी और भेड़िया किसका आत्मकथा है? यह एक आत्मकथा है, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो जो धर्मवीर थे उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो अनेकों लोग उनको ताका झाकी करते थे। तो उसी पे यह आत्मकथा लिखे डॉक्टर धर्मवीर। धर्मवीर भारती नहीं, डॉक्टर धर्मवीर अलग है, धर्मवीर भारती अलग है। इनका तो प्रसिद्ध रचना है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, हिमालय। यह धर्मवीर भारती का है, लेकिन यह डॉक्टर धर्मवीर एक दलित आत्मकथाकार हैं। इनकी आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो देखिए कुरूप पत्नी है तो अपने शर्म लगेगा, और सुंदर पत्नी है तो लोगों की नज़र पड़ेगी, तो वही लोग देखते रहते थे। तो वही लिखे हैं कि मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा, एक दलित आत्मकथाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है, धूमिल की रचना है कि नरेश मेहता की है, केदारनाथ सिंह की है कि ये सभी? तो संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, यह प्रसिद्ध रचना सुदामा पांडे धूमिल का है। लेकिन आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है कि आत्महत्या के विरुद्ध कौन रोक सकते हैं? तो रघुवीर जी सहायता करते हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिकंजे का दर्द किसकी आत्मकथा है? शिकंजे की दर्द रमणिका गुप्ता का है, राजेंद्र यादव का है। राजेंद्र यादव का मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, तो शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे, शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन है। और और राजेंद्र यादव का मुड़ मुड़ का देखता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। मेघ पुष्प किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का है, फूल का है, कमल का है, जल का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मेघ पुष्प जल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैं पानी पीने लगा वाक्य में कारक है। मैं पानी पीने लगा कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, इनमें से कोई नहीं। तो मैं पानी पीने लगा, मैं क्या है? मैं करता है, मैं करता है। अरे पानी क्या है? कर्म है। और पीना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पानी पे। मैं पानी पीने लगा, पानी पर कर्म कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह एक सप्ताह बाद आया। रेखांकित पद है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है,
विस्मयादि बोधक हैं या समुच्चय बोधक। तो मैं 1 सप्ताह बाद आया, तो बाद आया, आया क्या है? क्रिया है, और यह क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया के आगे लगा है ना, अगर यह सप्ताह के आगे लगा रहता तो यह कर्म की विशेषता बताता, लेकिन यह क्रिया के आगे लगा है तो यह क्रिया विशेषण हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता है। किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। फटाफट आंसर कीजिए। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह संकेत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह मुश्किल से सोने पाया। क्रिया का भेद है, संयुक्त क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, नामधातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, ये भी दोनों है। वह मुश्किल से सो पाया, तो यह एक संयुक्त क्रिया है। वह मुश्किल से सोने पाया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा? आप सबके कितने प्रश्न सही हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कल फिर नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।